नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, मैं उससे पहली बार वाकिफ हुआ हूं। हो सकता है कि शायद आप लोग भी पहली बार इस विषय को सुन रहे हो। लगातार पिछले दिनों जिस तरह के आपराधिक मामले आए, कहीं किसी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया, ड्रम में बंद कर दिया। कहीं किसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेत दिया। फिर एक घटना आई जिससे पूरा देश हिल गया। वो थी कि एक प्रेमिका ने कुछ अपने प्रेमियों के साथ मिलकर, लवर्स के साथ मिलकर, जो पत्नी थी उसने अपने पति को हनीमून में मार डाला। तो ये बहुत सारी ऐसी कुछ खबरें आई। उसके बाद जो एक समाज का ट्रेंड बदला, जिसको मनु गुहा जी आगे अपन को समझाएंगे क्या मामला है। तो कुछ ऐसी चीजें आई कि एक विज्ञापन एक व्यक्ति ने निकाला। वो विज्ञापन बहुत मजेदार है और उस घटना को हम प्रतीकात्मक रूप से लेते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे शादी करनी है। उसने विज्ञापन निकाला है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक घटना है कि मुझे शादी करनी है, इस फला लड़की से मेरी शादी तय हुई है और इस तारीख को मेरी शादी है। अगर इसके कोई किसी व्यक्ति को इससे ऑब्जेक्शन है या किसी को लवर्स है या कुछ भी है तो आके हमको सूचित करे। तो नीरज वाजपेयी जी, ये पहली ऐसी घटना है कि अब शादी करने से पहले आपको लवर्स का एनओसी लेना है और देखना है कि आपकी जो पत्नी है वो कहीं उसके पेरेंट्स कोई लवर्स तो नहीं, और लवर्स अगर एनओसी दे देंगे तभी आप शादी करने को राजी होंगे, तभी आपका जीवन सुरक्षित होगा। तो हमारे साथ नीरज वाजपेयी जी मौजूद हैं। जो नीरज वाजपेयी जी 25-30 साल से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीएनबीसी आवाज में आप संपादक रहे हैं और एक लंबी आपकी यात्रा रही है पत्रकारिता की और सामाजिक विषयों में आपकी विशेष रुचि है। तो नीरज वाजपेयी जी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस विषय को हम लोग के साथ रखें नीरज जी, और फिर अब तो ये मुश्किल हो गई। अभी तक तो जो चीजें थी कि आप कुंडली मिलाइए, सिविल स्कोर चेक करिए, मेडिकल कुंडली मिलाइए, अब जो है एक एनओसी भी एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई। नीरज वाजपेयी जी, इस पर आपका क्या कहना है? विषय को आप रखिए, फिर आगे बात करेंगे। नीरज वाजपेयी जी। नहीं, तरीका तो बेहतर है, भले ही उस व्यक्ति ने मजाक में निकाला हो, लेकिन आ, मतलब दोनों साइड से, लड़की को भी लड़के को, दोनों को एनओसी लेना चाहिए भाई। क्योंकि अब जिस तरह की सिचुएशन बन रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि पार्ट ऑफ जोक, लेकिन सीरियस नोट पे आपको बहुत जानकारी अब चाहिए। ये दो चार घटनाएं हमें इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि इसमें बहुत मीडिया हाइप हुआ है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं दबी छुपी रहती हैं, लोग बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, लेकिन कश्मकश भरी जिंदगी चलती है और फिर वो साल 2 साल में तलाक तक नौबत पहुंचती है। अब इन सब का जो मूल है वो ये है कि ज्यादा अवेयरनेस है, या उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज्ञान इसका कारण है। जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा ये घटनाएं उतनी बढ़ेंगी। पता नहीं चलता ना आपको, आप गुणी व्यक्ति तो है नहीं, आप ज्ञानी है, सिर्फ आपको सूचनाएं मिल गई तो आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस व्यक्ति ने भी इंदौर में निकाला, भले ही इसने एक मजाक के तौर पे निकाला, लेकिन इसको बहुत सीरियस नोट पे लेना चाहिए कि जिससे भी आपकी शादी हो रही, आइदर साइड, मतलब कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं मैं इसमें, दोनों लोगों को ये पता करना चाहिए। और हमने पिछली बार ये लाइटली नोट में कहा था कि अगर आप पर्सनली पूछ लो उससे, लड़का लड़की से पूछ ले, लड़की लड़के से पूछ ले कि भैया कोई चक्कर वक्कर हो तो बताओ, अभी हम कैंसिल कर दें अपने ऊपर ब्लेम लेके। ये सबसे इजी तरीका है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो, दबाव में हुआ, तो फिर तो ये जैसे भी घटना हुई है मेघालय शिलोंग वाली, वैसी घटनाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि ये एनओसी वाला ठीक है। अब मकान खरीदते हो तो आप एनओसी लेते हो ना, अखबार में छपवाते हो कि किसी को दिक्कत हो तो आके सूचना दे। तो जब शादी इतना बड़ा जीवन भर का फैसला ले रहे हो तो इसमें भी करना चाहिए एनओसी वाला मामला। चलिए, हमारे साथ एक सीनियर एक और पत्रकार है, वर्तिका। वर्तिका, अलग अलग समाज के आयामों में आपने रिपोर्टिंग की है। एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि शंकर जी की जब शादी हुई तो बहुत सारे अजगुन उनके पास गए, कहले हमें आप अपनी बारात में ले चलो। उन्होंने कहा क्यों? कहले आज तक हमने कोई बारात देखी नहीं। तो शंकर जी ने कहा आज तक तुमने कोई बारात नहीं देखी? कहले हाँ भाई, जिसकी शादी में हम गए फिर वो शादी ही नहीं हो पाई। अजगुन जिसकी शादी में चला जाएगा वो शादी कहाँ होगी? तो शंकर ने कहा चलो तुम पहले मेरी बारात देख लो। तो शंकर भगवान की शादी में आगे आगे अजगुन गए। तो आज मेरी एक डिटेक्टिव से बात हो रही थी कि कुछ लोग हायर करते हैं डिटेक्टिव्स को पता करने के लिए। तो उसने एक बहुत मजेदार बात बताई। कहले सर, जिन भी लोगों ने हमें हायर किया फिर वो शादी नहीं हो पाई। हमका क्यों? कहले आजकल इतने ज्यादा केसेस हैं कि जिस लड़की के बारे में हम लोग तलाश करते हैं कोई ना कोई अफेयर, कोई ना कोई दोस्ती मिल जाती है। जिस पुरुष को तलाश करते हैं ज्यादातर वो मिल जाता है। तो अधिकतर जो भी हम लोग जो केस हम लोग को सौंपे जाते हैं उसमें अधिकतर शादियां हो ही नहीं पाती। और इन लोगों की फीस इतनी ज्यादा है, डिटेक्टिव्स की फीस इतनी ज्यादा है कि आप उनको हायर हर आदमी
कर भी नहीं सकता। तो क्या ये ऐसे समय जब आप डिटेक्टिव हायर नहीं कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की एनओसी एकमात्र विकल्प बचा है आपकी जिंदगी के लिए, वर्तिका मैम? देखिए आलोक जी, डिटेक्टिव्स के जरिए हाई प्रोफाइल शादियों में बैकग्राउंड चेक कराया जाना कोई नई बात नहीं है। बहुत समय पहले से, कई सालों से, या कहूंगी कि करीब एक दशक पहले से ट्रेंड चलन में आया था। जो तथाकथित बड़े परिवार होते हैं, अमीर परिवार होते हैं, उनके बच्चों की शादियों में वो डिटेक्टिव्स काम करते हैं। और पहले जमाने में तो ऐसा कहा जाता है कि जो नाई ब्राह्मण होते थे वो जाकर पता करते थे कि सामने वाला जो लड़का है या लड़की है उसके घर वाले कैसे हैं और लड़की कैसी है, लड़के का चाल चलन कैसा है। शादी से पहले ये सब अपने तरीके से जो है लोग पता करते थे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शादी से पहले लड़की वाले लड़के के दफ्तर पहुंच गए और वहां पे पियोन से पता करके चले आए कि लड़का कैसा है, ठीक ठाक है, नेचर ठीक है कि नहीं है। पर अब मामला इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आगे बढ़ गया है, और बात अब यहाँ पे सीरियस होती जा रही है कि हमारे सामने इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं जिससे जो एक बना बनाया ट्रेंड था, शादी की जो व्यवस्था थी उसकी जो कहते हैं कि उसके धागे उधड़ते से नजर आ रही है। और उसके लिए ये जो डिटेक्टिव्स आप बता रहे हैं कि डिटेक्टिव्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई लड़की का पता करने जाते हैं तो ये दिक्कत, और लड़की का पता करने जा रहे हैं वो दिक्कत, तो ज्यादा से ज्यादा शादियों के चक्कर में हो नहीं पा रही है। तब कुछ डिटेक्टिव्स ये भी करते होंगे कि भैया बीच में अगर ये पक्ष ज्यादा फीस दे दे तो हम इस पक्ष के जो है कि थोड़ा दुर्गुण छुपा लेंगे, और वो ज्यादा दे दे तो इसके दुर्गुण छुपा लेंगे। लेकिन इन दी एंड भुगतना पड़ता है लड़के को और लड़की को। तो सबसे बड़ी समझदारी मेरे ख्याल से यही है कि लड़का लड़की आपस में बात करें और समझदारी से बात करें और एक दूसरे को सब खुल के बताया जाए। जहां तक बात है अखबारों में एड देने की, तो आलू जी, ये जो है दो धारी तलवार जैसा काम है, क्योंकि एड देने के बाद में आपको पता ही होगा कि हमारे भारतीय समाज में जब लड़का लड़की की शादी होती है तो हमारे जो कहते हैं कि हमारे शुभचिंतकों से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में जो किसी ना किसी कारण से बीच में बाधा बनने का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको इस तरीके का एक मुद्दा मिल जाएगा, ऐड मिल जाएगा, वो हो सकता है कि बातें बना के दूसरे के कान में डालने के लिए, शादी तोड़ने के लिए वो पहुंच जाए कि नहीं भाई इसके ये बुराई है, लड़के की ये बुराई है, लड़की की वो बुराई है। तो ऐसे में विश्वास कैसे किया जाए, ये ट्रस्ट का एक बड़ा मुद्दा है। और ये आपसी विश्वास जो है सबसे पहले वो परिवारों से ज्यादा जिनकी शादी हो रही है उन्हें आपस में निपटने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि परिवार तो फिर वही बात आ जाएगी कि परिवार के दबाव में मैडम, कभी आपका जो ये लड़का मुद्दा शादी है कर लेता है, कभी लड़की शादी कर लेता है। इसमें एक नया इशू ऐड कर दिया है, इसको हम लेके मनु गुहा जी के पास जाएंगे। लेकिन अगली जो बात हम न्यूसी मैडम से पूछेंगे कि कुंडली में जो देखते हैं कि कुंडली देखने से बात पता चल जाती है कि जो लड़की से हम शादी कर रहे हैं क्या उसका अफेयर है या नहीं है, या दूसरी बात कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद जीवन खतरे में हो। तो न्यूसी मैडम से हम इस बात को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट को नीरज वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। नीरज जी, एनओसी आप शादी करने से पहले तो ले लेंगे, लेकिन जो 4 बच्चों की मां होने के बाद अपने प्रेमी के साथ भग गई, वो एनओसी कहां से लाएंगे? एक नहीं, छोटा सा इसमें एक जवाब और दीजिए, चीज, फिर न्यूसी मैडम के पास जाएंगे। एक और चीज, 3 बच्चों का बाप अगर अपनी नौकरानी के साथ भागे, आप खाली महिलाओं को मत टारगेट करिए, आइदर साइड। माफ करिए, दोनों तरफ है। हाँ, हाँ, दोनों साइड में वो 3 बच्चों का बाप भी भाग सकता है। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं, जो भी वर्तिका ने कहा मैं उससे सहमत हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको ये थोड़ा सा अपने लिए मुतमईन हो जाना चाहिए। जो उसका मुझे लगता है बेस्ट तरीका ये है कि आपस में दोनों एक दूसरे से पूछ लें। अगर वो तब भी नहीं बताते ना, तब तो फिर क्राइम है कि आपसे पूछा जा रहा है फिर भी आप नहीं बता रहे हैं। लेकिन देखिए, समाज जीवन में भी जब प्रोफेसर साहब बताएंगे ना, गारंटी किसी बात का नहीं। जो जिस तरह से समाज हमारा मनु ग्रो हो रहा गुहा है ना, जी बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। बहुत चलिए बढ़िया न्यूसी जवाब। मैडम के पास चलते हैं। न्यूसी मैडम ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ भोपाल से ज्वाइन कर रही हैं। मैं 2 बातें जरूर बताना चाहूंगा कि न्यूसी मैडम ने सबसे पहले कहा था कि देश में, भारत में, कश्मीर में आतंकवादी हमला हो सकता है, आपका प्रेडिक्शन था। इसके बाद आपने चूचू की गप्पों में मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने कहा था कि जून के महीने में किसी एक बड़े नेता की अकाल मृत्यु हो सकती है।
हालांकि वो इस बात को लेकर दुखी है कि उनका प्रेडिक्शन सही हो गया, लेकिन न्यूसी मैम के और भी कई प्रेडिक्शन हैं जो सही होते जा रहे हैं। वो एक देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं। न्यूसी मैम, हम आपसे 2 सवाल जानना चाहते हैं। पहला, क्या कुंडली देख के आप ये बता सकती हैं कि इस महिला के या इस पुरुष के विवाह से पहले किसी व्यक्ति से संबंध रहे हैं, या उसका अफेयर रहा है, या शादी के बाद अफेयर हो सकते हैं? न्यूसी मैम। बिल्कुल ये बताया जा सकता है और मैं बताती भी हूँ और मैंने कई बार बताया भी है। अपने 26-27 साल के सफर में, ज्योतिष के सफर में, मैंने ऐसे कई प्रिडिक्शंस किए हैं कि जो मैंने बताया कि भाई ये लिव इन वर्ड आज आ गया है, अभी बहुत नया वर्ड है। उसके पहले भी केसेस तो होते थे और लोग रहते भी थे शादी के पहले। कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा होता है, या जो चीज सामने आ जाए, क्योंकि अब चूंकि मीडिया, अभी रिकॉर्डिंग की बहुत सारी सुविधाएं हो गई, हमारे पास मोबाइल में कैमरे आ गए, सब कुछ होने से और सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो जाती हैं, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा पता चलने लगी। ऐसा नहीं कि केस पहले होते नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था कि ऐसा हुआ नहीं था कि किसी ने अफेयर की बात छुपाई हो या उसने मिलके किया हो। या एक बहुत ही रिसेंट केस था कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को रोज एलेड दे रही थी और कोई पता नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर्स को बार बार जब निकला तो पता चला। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, कुछ हाईलाइट हो जाते नहीं होते। अब आते हैं ज्योतिष की बात पर। यस, कुंडली देख के हम डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर गर्ल या बॉय जिसकी भी शादी की चार्ट आया है मेरे पास, तो उसका पास्ट क्या है, या कितना, किस लेवल तक उसका अफेयर सिंगल होगा या मल्टीपल होगा, या क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, या वो किस तरह से रहती होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज पहले कुंडली मिलान के केस आते थे, पेरेंट्स कुंडलियां लेके आते थे कि मेरी लड़की है तो लड़का ये है तो कुंडली मिला दो। आज सबसे ज्यादा केस आते हैं कुंडली लेके लड़के लड़की की, भाई पर्टिकुलर लड़की का चार्ट मेरे लड़के के लिए आया है, तो आप मुझे बताओ कि इसका पास्ट क्या है और इसका फ्यूचर क्या है मैरिड में। ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद किसी से अफेयर करके भाग जाए, या अभी लिव इन में रह रहा हो या रह रही हो। ये बहुत सीरियस टॉपिक है और लोग इस पे बाकायदा पेरेंट्स डिस्कस करने आते हैं, और हम उन्हें बता भी सकते हैं कि आपका, ऐसे मेरे पास कई सारे एग्जांपल है। न्यूसी मैडम, एक छोटा सा सवाल और, क्या ये भी पता लग जाता है कि शादी करने के बाद कोई जानलेवा हमला भी हो सकता है? बिल्कुल पता ये लग, सवाल नीरज जी पूछ रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल पता लग जाता है कि आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये लाइफ के जो बहुत सारे इंसिडेंट और इवेंट्स होते हैं ना, उनमें से एक होता है कि आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु खत्म कैसे होगी, आपकी मृत्यु कैसे आएगी, किसके हाथों आएगी। और इसमें एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे प्रारब्ध का होता है। होता वही, ग्रह ही हमें गवर्न करते हैं, और होता वही है जो हमारे ग्रह डिसाइड करते हैं हमारे लिए। और ग्रह किस चीज से डिसाइड करते हैं, चार्ट कैसे बनता है, हमारे प्रारब्ध से बनता है। ठीक है मैडम, अगले राउंड में हम आपके पास आके इसके उपाय डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मनु गुहा जी हैं, जो मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन में, उसमें आप प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के। और अच्छी बात यह है कि आप एक बहुत होनहार पिता के, आपके फादर भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं सागर विश्वविद्यालय में, आप वाइस चांसलर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, एक होनहार पिता के होनहार पुत्र हैं। तो सोशियोलॉजी जो है आपकी रगों में है, और जैसे हमें क्या कहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन सोशियोलॉजी आ रही है आपके यहाँ। तो मनु गुहा जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि जो नया समाज बन रहा है जिसमें आपको शादी के पहले भी एनओसी की जरूरत पड़ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स, फिर हम सवाल आपसे पूछेंगे जी। आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पैनल डिस्कशन में मुझे आमंत्रित किया, और साथ में मैं अपने को-पैनलिस्ट लोगों को भी नमस्कार करता हूँ। एक बड़ा अहम विषय आ गया है आजकल कि सोनम रघुवंशी केस में, जो जिसके बाजू में ही मैं रहता हूँ, वो इंदौर की है और मैं उज्जैन का हूँ। विवाह निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में आ गया है। क्या आप भी परिचित थे उनसे पहले? नहीं, परिचित नहीं था, पर मेरे पड़ोसी जिले की है तो उस प्रकार से ही है, समझिए। पर मेरा ये मानना है कि विवाह रूपी जो संस्था है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। पहले जो विवाह को हम दायित्व मानते थे, बंधन मानते थे, पवित्र मानते थे, उसे लेकर कुछ बदलाव आए हैं आधुनिक समय में। कुछ टीवी का प्रताप है, कुछ आजकल ओटीटी ने बहुत लोगों को मानसिक रूप से भ्रष्ट किया है।
विदेश में जो होता है वो लगभग अब हमें ओटीटी में हर मोबाइल में परोसा जा रहा है। इसके कारण एक मानसिकता बन गई है लोगों में कि शायद ये ऐसा तो नहीं है कि विवाहेतर संबंध और विवाह पूर्व संबंध दोनों ही स्वीकृति के श्रेणी में तो नहीं आया। कुछ हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं कि विवाह के पहले नारी और पुरुष दोनों को कुछ हद तक स्वतंत्रता हुआ करती थी, पर विवाह के बाद जब पवित्र बंधन में बनते हैं तो उस स्वतंत्रता को या तो वही समाप्त कर देना चाहिए या बंधन में बंधने के पहले, जैसा कि नीरज ने कहा कि बंधने के पहले वो अपने आप को स्पष्ट कर दे कि भाई मैं इस व्यक्ति से या इस पुरुष या स्त्री से विवाह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। पर समस्या ये है कि अभी हम संक्रमण के काल में चल रहे हैं। संक्रमण का काल कैसा है कि विवाह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था अभी भी मानी जा रही है। विवाह में अभी भी ये माना जा रहा है कि माता पिता के माध्यम से विवाह हो तो एक आदर्श विवाह कहलाएगा, परंतु इन दोनों के बीच में क्या पकता है इसके संदर्भ में ना माँ बाप को कई बार मालूम चल पाता और ना ही कई बार, जैसा अभी के केस में है, जिनसे विवाह हो रहा था उनको मालूम चल पाता। मनु गुहा जी, एक बात तो हम जानना चाहेंगे, जो सीनियर जर्नलिस्ट वर्तिका तोमर ने जो बात उठाई, वो कह रही थी कि अगर आप एनओसी ले रहे हैं तो जो लोग हैं जो शादी में विघ्न डालते हैं, ऐसा समाज का एक बड़ा हिस्सा है, तो फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी और जो लड़कियों को बदनाम करने के लिए जो लोफर लोग हैं या जो असामाजिक तत्व हैं वो भी आगे आएंगे। तो ये मामला तो कुछ परेशानी करने वाला है कि अगर आप इस बात को पता करते हैं कि इससे आप शादी करने वाले हैं तो जो लोग हैं कैरेक्टर एसिनेशन करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे देखेंगे? आप एकदम, वर्तिका जी ने एकदम ठीक कहा। अगर इस प्रकार का हम एनओसी ले, खैर ये तो लाइटर मोड में डाला है इंदौर वाले जिस भी भले प्राणी ने डाला है, पर ये एक लाइटर मोड में है। एनओसी की अगर हम बात करेंगे तो समस्या ये जाएगी कि कैरेक्टर एसिनेशन करने सब लोग कहीं ना कहीं मोहल्ले भर के लड़के, सब लोग मतलब मोहल्ले भर के बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि कोई सोल्यूशन होगा कि आप एनओसी लीजिए मोहल्ले से, और ठीक है मोहल्ला, आजकल तो मोबाइल का जमाना है तो कहाँ तक लेंगे आप, मोहल्लों से तो ले लेंगे, मालूम चले कि उनका दूर का कहीं से संबंध हो, फेसबुक से भी संबंध हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, सागर जैसे छोटी जगह में भी मैंने देखा है। तो कहाँ कहाँ से हमें एनओसी लेना पड़ेगा? या फिर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे नीरज जी कह रहे थे कि अखबार में छापते हैं हम लोग कि एनओसी की भाई संपत्ति का ट्रांसफर होना है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो 15 दिन के अंदर सूचित कर दें। मनु जी, एक छोटा सा सवाल हो, चूंकि आपका विषय आपका, इसलिए सवाल ज्यादा आपसे पूछ रहा हूं मैं। एक छोटा सा सवाल और फिर मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। बुंदेलखंड में से बहुत से लोग हैं जो इस चीज के लिए माहिर होते हैं, वो बिचकैया कहलाते हैं, वो शादियां से बिचकाने का काम करते हैं। तो जब आप कन्या को बारे में बहुत सारी चीजें पता करते हैं तो ये बिचकैया जो है ये लोग एक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा, तो फिर तो और मुश्किल होगा शादी के लिए। जी निश्चित एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बिचकैया तो बहुत सारे होते हैं, और बुंदेलखंड में तो बिचकैया कहा जाता है, नहीं तो फूफा के रूप में हर जगह फेमस है ये कि विवाह में विघ्न उत्पन्न करते हैं। खैर व्यक्ति, मैं किसी संबंध को बदनाम नहीं करना चाहता, पर इस प्रकार की अगर ट्रेंड निर्मित हो गया तो निश्चित जानिए कि बहुत समस्या होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूनम जैसे, ये सोनम जैसा केस बिरले होंगे, और जितनी बदनामी और जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई है उन परिवारों को और स्वयं सोनम को, मुझे लगता नहीं कि अब इस प्रकार की चीजें दोहराई जाएंगी। मेरा ऐसा विश्वास चलिए, है। अब नीरज मैं समाज मूल्य वाजपेयी में भी विश्वास रखता हूँ। नीरज वाजपेयी जी के पास जाते हैं। नीरज जी, आप कुंडली मिलाने को तैयार हैं, अब आप मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लोग सिविल स्कोर देख रहे हैं, आप इसके अलावा डिटेक्टिव्स लगा रहे हैं, अब आप एनओसी भी ले रहे हैं, तो ये शादी धंधा है या प्रेम का कोई रिश्ता? नीरज जी। नहीं, ना तो ये धंधा है और ना ही ये प्रेम का रिश्ता, मैं नहीं मानता। देखिए, मैरिज एक अलग इंस्टीट्यूशन है। एक बात यहाँ मैं बताऊं, मैं जब मेरे ख्याल में पहले का, तो मुझे याद है 10-15-20 साल पहले तक कोर्ट मैरिजेस जब होती थी तो उसके बाद एक नोटिस चस्पा होती थी, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 10-15 दिन के अंदर वो अपना ऑब्जेक्शन ले सकता था, क्योंकि पता नहीं कहाँ से भाग के आके लव मैरिज कर रहे हैं वो कोर्ट में। वो अब मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता कि इस समय भी क्या लीगल रिक्वायरमेंट है उसकी। लेकिन जो एनओसी लेने वाली बात ना, वो लाइटर नोट वाली अलग बात है, अखबार में आप छपवा रहे नहीं छपवा रहे, लेकिन लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से एनओसी लेना चाहिए एकदम औपचारिक तौर पे।
कि भैया इस रिश्ते से आप तय है कि नहीं है। फैमिली वालों की एनओसी नहीं चाहिए आपको, आपको उस लड़की की एनओसी चाहिए और लड़की को उस लड़के की एनओसी चाहिए, तब बात आगे बढ़ाइए। अगर वो एक मिनट एनओसी रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा नीरज जी। वर्तिका मैडम, हाँ। आप यंग है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, फिर उसके बाद नीरज जी से कंटिन्यू करेंगे। क्या फीमेल हमारे यहाँ इतनी एम्पावर है कि वो शादी रिश्ते में जो लड़का है उससे पूछे कि आपका कोई अफेयर तो नहीं है? देखिए आलोक जी, मैं आपका जवाब दूं उससे पहले एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि बार बार ये जो संपत्ति ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, इससे जो है लड़की की शादी का कंपैरिजन करना मैं थोड़ा सा उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं इस बात की भरपूर जो है कि मैं इस बात को कहती हूँ कि लड़की कोई संपत्ति नहीं है जो माँ बाप के घर से ट्रांसफर होके लड़के के घर पे जा रही है। उसका अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो एक पर्सनल उसका जो है उसकी एक पहचान है, और वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, और वो एक संपूर्ण इंसान है। वो कोई संपत्ति नहीं है किसी की, ना अपने माँ बाप के घर की है, ना वो पति के घर की संपत्ति है। तो मेरा एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उसमें था। लेकिन और दूसरी बात ये कि मनु जी ने जो बोला कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसी वारदातें दोहराई जाएंगी, तो मैं बिल्कुल पूरी ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसी वारदातें ना दोहराई जाए। लेकिन क्रिमिनल्स का हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। समाज के किसी भी तबके के किसी भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वर्तिका जी जिसका अभी वो छोटा क्रिमिनल जवाब दीजिए माइंड ना, है, फिर आपके पास दोबारा आएंगे कि क्या एक उसकी फीमेल नहीं पूछ गारंटी सकती ले। है क्या कि आपका अफेयर तो नहीं है किसी से? क्या इतना एम्पावर है फीमेल हमारे यहाँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप ये सोचिए ना, कृष्ण के जमाने में जब राधा पूछ लेती थी कृष्ण से कि कहो कृष्ण कहाँ थे, तो आज तो बहुत एडवांस हो गई है, महिलाएं क्यों नहीं पूछ सकती हैं? बिल्कुल चलिए मैं पूछ आपके पास सकती हैं, दोबारा आऊंगा, लड़की नीरज जी पूछ के पास सकती वापस है। जाते, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछने के लिए आया था। जी नीरज जी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने कहा पहले पूछ लूं। आलोक, इसमें एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं है। लड़का और लड़की एक दूसरे से पर्सनली ये पूछ लें कि आप इस रिश्ते से सहमत है कि नहीं है। दोनों में से कोई, मैं इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जेंडर को मत करिए। दोनों में से कोई ये कह दे कि मेरी मजबूरी है, घर का दबाव इसलिए हम कर रहे हैं, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सामने वाली पार्टी ब्लेम ले लेगी। अगर लड़की कहे कि मेरा मन नहीं, जबरदस्ती करे, तो लड़का ब्लेम ले लेगा, वो कैंसिल कर देगा वो। और वही चीज लड़के के साथ भी होगी तो लड़की मना कर सकती है। ये बहुत आसान तरीका है जिसको किया जा सकता है। क्यों नहीं करते लोग इसमें पता नहीं, लेकिन इसमें एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। सब लड़कियां सब लड़के इतने सक्षम है कि वो ये बात बता सकते हैं। लेकिन मैं इसके आगे की बात कह रहा हूं। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि शादी के बाद की क्या गारंटी है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि शादी के बाद ये नहीं होगा, और मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सोनम रघुवंशी वाली घटनाएं नहीं होंगी। बहुत होंगी, खूब होंगी। आप मुझे निराशावादी कह सकते हैं, एग्रीड। क्यों होंगी इसका रीजन समझिए आप। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे शादी का जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो वीक हो रहा है और होगा। आप मुंबई में आके देखिए, दिल्ली में देखिए, बड़े शहरों में देखिए, शादी इनाम इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं। ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं मैं। क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, वो उस सब, उसको शादी से जरूरत नहीं है। आप शादी के बाद भी जब आप अवेयर हुए, आपको लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो डिवोर्स हो रहे हैं। उसका रीजन यही है। तो इसको मैं उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ कि अगर इस इंस्टीट्यूशन को आप वाकई बचाना चाहते हैं, तो आपको बहुत पहले से इसकी तैयारी, ग्रोइंगनेस, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, वरना इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं ऐसे केसेस में जानता हूं जहां डिवोर्स हुआ जिसमें कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं बैठता, फिर भी हो गए। चलिए मनु गुहा जी के पास जाएंगे पूछने के लिए कि वो कैसे बचाएंगे शादियों को, लेकिन इससे पहले हम न्यूसी मैडम के पास जाते हैं। न्यूसी मैडम, आपने परेशानी तो बता दी कि आपने कहा कि कुंडली देख के आप ये समझ गए कि इसकी शादी पहले से अफेयर है, लिव इन में है, या शादी के बाद होगा। लेकिन इसके बाद क्या कोई आप उपाय भी बताती हैं? क्या ये उपाय करने से ये शादी हो सकती है और इसका कुछ बदल सकता है? जैसे खासकर अगर कोई आपको ये लगता है कि इसके बाद में अफेयर्स होंगे, तो क्या कोई ऐसे उपाय वगैरह होते हैं क्या? देखिए, मुझे अभी नीरज जी की बात सुन के एक बात याद आई। मेरे पास एक फादर आए थे अपनी बिटिया की कुंडली लेके, बोले कि इसको 8 लड़के देख के जा चुके हैं और 8 के 8 ने मना कर दिया, और अजीब अजीब से रीजन देके मना कर दिया। मेरी लड़की वेल क्वालिफाइड है, अच्छा है, सब कुछ है, लड़की ने LLB कर रखा था, सब कुछ था। जब मैंने उस लड़की का चार्ट देखा तो मैंने कहा, आपने अपनी लड़की से पूछा वो किससे शादी करना चाहती है? क्योंकि वो लड़की ही उन लड़कों को बोल रही थी कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, और लड़के खुद मना कर रहे थे। तो ये लाइव एग्जांपल मैंने देखा है। जब मैंने उनको फादर को समझाया कि देखो आपकी लड़की की कुंडली में ही लव मैरिज के योग है,
और आप पहले देखिए, पता करिए, आप उसकी बात सुनिए। उन्होंने सुनी और वाकई में फिर उस लड़की की इंटरकास्ट लव मैरिज हुई, क्योंकि उसकी कुंडली में ऐसे योग थे। तो ये ऐसा होता है कि जब लड़कियां मना करती हैं तो अगला अपनी पूरा जीवन बर्बाद करने से अच्छा खुद पे ब्लेम ले लेता है और ये बोलता है कि हाँ ठीक है, आप अपनी लाइफ कंफर्टेबल में रहिए, वॉटएवर जो भी। अब उपाय की अगर बात करें तो उपाय इतना आसान नहीं होता। ज्योतिष जो विद्या है वो फ्यूचर जानने की है, फ्यूचर बदलने की नहीं है। हम एक लिमिट तक ही, डेंगू मलेरिया का इलाज होता है, पोलियो का इलाज नहीं होता कभी भी, है ना। तो उपाय जो बोलते हैं ना कि मैं ये चीज डेस्टिनी बदल दूंगा उपाय करके, तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं। उपाय क्या होता है? बारिश होगी लेकिन आप छाता लेके निकल सकते हैं। अब यदि किसी का पास्ट में जो कुछ भी था वो तो हम पास्ट में जा नहीं सकते और उसको चेंज नहीं कर सकते। वो तो उसकी कितने केसेस ऐसे जो लड़कियां पास्ट में लिव इन में भी रही हैं, 3-3 साल लिव इन में रही हैं, उसके बाद वो शादीशुदा जिंदगी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ी और अपनी घर गृहस्थी संभाल के उन्होंने ना केवल अपने हस्बैंड और बच्चों को बल्कि अपने इन-लॉज का भी बहुत अच्छे से साथ दिया या उनके साथ बहुत प्यार से रही। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हमें समाज में मिल जाते हैं देखने को। तो और दूसरी बात कि फ्यूचर में अफेयर ना हो, देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम खुद ना टाल सके, या क्योंकि एक वर्ड आता है ज्योतिष में, देश काल पात्र। देश कौन सा है, काल कौन सा, पात्र कौन है। हर सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी होती है जो बार बार बदलती रहती है, समाज के नियम बार बार बदलते रहते हैं। पहले महाभारत के समय में कुछ और थे, मिड एरा में कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएंगे। पहले लव मैरिज इतना बड़ा अपराध होता था कि लोग मारकाट कर देते थे। आज हम ये चाहते कि भाई अगर लड़की लड़का अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो कास्ट डजंट मैटर। तो इस तरह से नहीं हो, इसके लिए ज्योतिषी उपाय करने से अच्छा है कि पर्सन की विल पावर इसमें काम करेगी और हाँ ये भी देखेगा कि हाँ ये इस सीरियसनेस में है ही नहीं बंदा या बंदी, इसमें ये सीरियसनेस है ही नहीं कि शादी निभाने में इच्छुक हो, चंचलता मन में बहुत ज्यादा है। हम ये बिल्कुल बाकायदा प्रिडिक्ट कर देते हैं और उसमें इसी को शायद कुंडली मिलान जैसे बोलते हैं ना कि भाई इन दोनों की आपस में पटेगी या नहीं पटेगी। चलिए मैम, हमारे पास समय कम है तो मैं एक एक मिनट के लिए एक बार चारों लोगों से क्लोजिंग रिमार्क्स लेता हूं। समय बहुत कम है, लेट हो गए हम लोग शुरुआत में। मनु गुहा जी, सबसे पहले आपसे आखिरी दौर की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा कमेंट, शादियां बचेंगी कैसे, बताइए। आपका माइक बंद है मनु जी। अभी भी आपका माइक बंद है। इसमें दो चीजें हैं। आप शादियां बचा भी लेंगे, पता भी नहीं चल पाएगा जी। इसमें दो चीजें हैं। देखिए, टू प्रॉन्ग अप्रोच मैं कहूंगा इसे, कि सबसे पहले तो वे सब कारक जो विवाह, इस प्रकार के संबंध, मतलब विवाह के पूर्व या विवाह के बाद के संबंधों को प्रमोट करते हैं, जैसा कि नीरज ने कहा था बंबई की संस्कृति को लेकर, कि ये एक प्रकार से एक नए नैरेटिव का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, कि विवाह के पूर्व के संबंध और विवाह के बाद के संबंध भी स्वीकृत है। ये एक नया नैरेटिव है आजकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म और बाकी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो इन सब प्रभावित करने वाले कारकों को रोकना चाहिए। ये सरकार बहुत आराम से कर सकती है, इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है उसको आराम से रोक सकती है। तो पहला तो यह है कि ऐसे कारकों को रोके। दूसरा, घर में ऐसे इस प्रकार के संस्कार का निर्माण करें कि घर के बच्चे विवाह पूर्व इस प्रकार की चीजों को ना जाने के लिए प्रेरित हों, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। वर्तिका मैम, शक नहीं करना है अपने पार्टनर पे, या शक करके पता करना है कि वो ठीक है कि नहीं है? आपका माइक बंद है मैम। देखिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हस्बैंड्स वाइफ को एक उसके इमोशनल और उसके हर तरीके की जरूरतों का ध्यान रखें, और वाइफ के लिए जरूरी है कि वो पति का हर तरीके से ध्यान रखें, और शादी से पहले जो है वो अपने जो विचार है खुल के एक दूसरे के सामने रखें, तभी शादियां बच पाएंगी। अदरवाइज सरकारें, समाज और संस्कार कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा तो ये मानना है। ड्यूसी मैम, कितनी जिम्मेवार है कुंडली सुखी जीवन के लिए? 100%। मैं यही बोल रही हूँ, बद अच्छा बदनाम बुरा होता है। आज चीजें सामने आ रही है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी या पहले ऐसे ज्योतिषीय योग में लोग पैदा नहीं होते थे।
ठीक है। क्रुएलिटी अभी भी जो सोनम जैसे केस हो रहे हैं वो देश में इतने नहीं हो रहे हैं कि हर दूसरे दिन हो रहे हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में शायद नहीं आ पाती थी या एक आध आती थी। कई सालों में ऐसे पहले भी हुए होंगे। और अकेला ऐसा नहीं कि कोई हस्बैंड ही वाइफ को मार रहा है, वाइफ ही हस्बैंड को मार रही है। ये सारी चीजें बहुत पहले से होती आ रही हैं और राजा महाराजाओं के जमाने से इनके कई सारे उदाहरण भी, यदि हम माइथोलॉजी में जाए या फिर हम हिस्ट्री में जाए तो हमें मिल जाएंगे। एक कुंडली सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत जिम्मेवार होती है। यदि उनका कुंडली मिलान अच्छा होगा, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो शायद ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं ये कि जिस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे कि एक अच्छी कुंडली जरूरी है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। नीरज जी, इससे पहले कि आप क्लोजिंग रिमार्क दें, इस पूरे डिबेट को आप समाप्त करें, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, फिर एक 2 मिनट आपके पास होंगे, आप समाप्त करिएगा इस डिबेट को। कि हम आपसे नहीं पूछ रहे कि शादी बचाएं कैसे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आजकल शादी करें कैसे। ये ट्रिलियन बिटकॉइन का क्वेश्चन है कि शादी करें कैसे। तो ये जो सोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं उसी में है। मुझे लगता है कि परिवारों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए दोनों साइड के, कि वो अपने बच्चों की इच्छाओं को जाने और उनका सम्मान करें। मैं कई बार कह चुका हूँ, हर शो में कहता हूँ कि जेन जी से जिद मत करिए, वो सुनेगा नहीं आपकी। तो आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करिए, उसकी बात को समझिए और दोनों की इच्छाएं पूछिए। तो दोनों परिवारों की जिम्मेदारी है, पहले उनकी विल्स देख लें, फिर लड़के लड़की के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भी देख लें। और प्यार पे पहरा मत लगाइए, वो लगा नहीं पाएंगे। आप बेमतलब का काम कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो सकता। और लड़के लड़कियों को ये मेरा सुझाव है कि आप जिससे प्यार कर रहे हैं उससे ये देख लीजिए कि जिंदगी गुजार पाएंगे उसके साथ पूरी, कि ये एक इन्फेचुएशन फिजिकल अट्रैक्शन है जो 2-4 साल में जब फेड आउट होता है तो बात डिवोर्स पे पहुंचेगी। तो इसमें तीनों पार्टीज जो है ना वो अपने अपने को ठीक कर ले तो शादी भी बच जाएगी और ये सोनम रघुवंशी ऐसी घटनाएं भी नहीं होंगी। चलिए इस बात को समाप्त करते हैं। मैं एक फैमिली काउंसलर से बात कर रहा था कि अच्छी और सुखी शादी कैसी हो, तो वो कह रहा है कि सर राम और सीता की शादी सुखी थी क्या? एक कृष्ण और रुक्मणी की शादी सुखी थी क्या? कहा था कि शिव और 36 गुरु जो पार्वती मिले थे। सुखी पति पत्नी रहे क्या? कह रहे जब शिव हाँ, पार्वती सीता राम और राधा और रुक्मणी कृष्ण सुखी नहीं रहे, अर्जुन और द्रौपदी सुखी नहीं रहे, तो हम लोग कितनी काउंसलिंग कर लेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। शायद न्यूसी मैडम कुछ कहना चाहती हैं, फिर इसको समाप्त करें जी। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जिस नक्षत्र में राम सीता का विवाह हुआ था ना, उस नक्षत्र को विवाह में वर्जित माना जाता है आज के समय, और वो तभी से वर्जित हुआ था। चलिए आप सब लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पे इतनी अहम जानकारी दी। एक बात एक हंसी से एक मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन आप लोगों के इस वैचारिक ताकत ने इसे एक गंभीर मुद्दा बनाया, एक गंभीर विषय बनाया और जीवन की गहराई तक ले गए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जताता हूं। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकी परेशानी के बावजूद भी आप लोगों ने इतना धैर्य रखा, उसके लिए मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और आभार जताता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।